कभी सोचा है कि एक ऐसी भी जगह हो सकती है जिसके अंदर तो हीरे कोयले का खजाना हो, लेकिन बाहर हवा में दशकों से बारूद की गंध। जी हाँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। एक ऐसा राज्य जो उम्मीदों और मुश्किलों के एक कह सकते हैं एक चौराहे पर खड़ा है। तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलकर देखते हैं। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये समझिए छत्तीसगढ़ का आईना है। ऊपर हरे भरे जंगल और ठीक नीचे जमीन में दबे बेशकीमती खनिज। यही तो वो विरोधाभास है, वो कॉन्ट्रास्ट है जो इस राज्य की कहानी लिखता है। एक तरफ जबरदस्त पोटेंशियल है तो दूसरी तरफ उतना ही गहरा संघर्ष। और हमारी पूरी बात का सेंट्रल पॉइंट भी यही है। तो देखिए, हर कहानी की कोई ना कोई शुरुआत तो होती ही है, और छत्तीसगढ़ के इस संघर्ष की कहानी वो जमीन से शुरू होती है। आज यहाँ के हालात ऐसे क्यों हैं, ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इतिहास के उन पन्नों को देखना होगा जहां इस पूरे विद्रोह की जड़ें छिपी हुई हैं। तो इस संघर्ष की चिंगारी वो तो 1925 में ही सुलग गई थी, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। लेकिन जो आग भड़की ना, वो भड़की 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। और वजह जरा सोचिए, 1971 के सेंसस के मुताबिक देश की 60% आबादी के पास अपनी जमीन ही नहीं थी। इसी गुस्से और असंतोष के बीच 2004 में सीपीआई माओवादी बनी, और फिर हिंसा का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे सरकार ने 2009 में एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन या हथियारों की है ही नहीं, ये दो अलग अलग कहानियों, दो अलग अलग नजरियों की टक्कर है। एक तरफ है नक्सली जो कहते हैं कि वो गरीबों और आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे हैं और उनका मकसद जमींदारों से जमीन छीनकर उनमें बांटना है। और वहीं दूसरी तरफ है सरकार, जिसके लिए ये देश की सुरक्षा के सामने खड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। बस यही वो सोच का फर्क है, वो खाई है जिसमें छत्तीसगढ़ दशकों से फंसा हुआ है। अच्छा, तो इतिहास की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की आज की आर्थिक सच्चाई को देखते हैं, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर्स हमें बताएंगे कि राज्य की इकोनॉमी कितनी मजबूत है और सरकार की प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या। 6.35 लाख करोड़ रुपए। जी, 6.35 लाख करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की आर्थिक ताकत का अंदाजा है। मतलब 2025-26 के लिए राज्य की अनुमानित जीएसडीपी या कह लीजिए टोटल इनकम। ये नंबर हमें ये भी दिखाता है कि इतने संघर्षों के बाद भी इस राज्य में ग्रोथ का पोटेंशियल कितना जबरदस्त है। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी चलती कैसे है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग से। दोनों को मिला दें तो लगभग 73%। ये एक मॉडर्न इकोनॉमी की निशानी है। लेकिन 27% हिस्सा खेतीबाड़ी का भी है, जो कि बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि राज्य की जड़ें आज भी अपनी जमीन से कितनी मजबूती से जुड़ी हैं। और ये जो अगला आंकड़ा है ना, ये बहुत कुछ कहता है। देखिए, जहां पूरा देश अपने बजट का औसतन सिर्फ 6.3% खेती पर खर्च करता है, वहीं छत्तीसगढ़ 16.3% खर्च करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटेजी है। ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार का मानना है कि राज्य में अगर शांति और तरक्की लानी है तो उसका रास्ता खेतों से ही होकर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो छत्तीसगढ़ की असली पहचान है, यहाँ का कुदरती खजाना। ये एक ऐसी विरासत है जो एक तरफ तो वरदान है, लेकिन कई बार यही संघर्ष की वजह भी बन जाती है। जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि देश का एक मिनरल सुपर पावर है। कोयला प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1, आयरन ओर में नंबर 2। सोचिए, देश का लगभग 22% कोयला और 18% लोहा यहीं से निकलता है। और इतना ही नहीं, यहाँ टिन और हीरे जैसे रेयर मिनरल्स भी हैं। यही वो दौलत है जो इस राज्य के डेवलपमेंट का इंजन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं है, जमीन के ऊपर भी है। एक तरफ है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जंगली भैंस, और दूसरी तरफ ये तेंदुआ। ये दोनों तस्वीरें इंद्रावती नेशनल पार्क की हैं, और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं जिसका जवाब छत्तीसगढ़ ढूंढ रहा है। विकास के लिए जमीन के नीचे का खजाना निकालें या जमीन के ऊपर की इस अनमोल जिंदगी को बचाएं। ये है इंद्रावती टाइगर रिजर्व का नक्शा, करीब 2800 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये टाइगर्स का घर है, और देश में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी भी यहीं रहती है। मतलब ये एक बहुत ही जरूरी इकोसिस्टम है जिसे बचाना हमारे लिए क्रिटिकल है। तो
ठीक है, हमने चैलेंजेस देख लिए, अवसर भी देख लिए। अब सवाल ये है कि आगे क्या? छत्तीसगढ़ का भविष्य कैसा होगा? इसका जवाब हमें मिलता है राज्य की नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी में, जो आने वाले कल का एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये 2024 से 2030 तक की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी आत्मा है, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये एक विजन है कि राज्य आने वाले दशकों में यानी 2047 तक खुद को कहां देखता है, और वो विजन है एक खुशहाल और तरक्की करते हुए छत्तीसगढ़ का। तो इस विजन को हकीकत में कैसे बदलेंगे? इसके लिए 4 मेन स्ट्रैटेजी बनाई गई हैं। पहली, इंडस्ट्रीज को गांवों तक ले जाना। दूसरी, नए स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। तीसरी, उन सेक्टर्स पर फोकस करना जो कम पॉल्यूशन फैलाते हैं, जैसे खेती, फूड प्रोसेसिंग और सोलर एनर्जी। और चौथी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का करना कि नौकरियां स्थानीय लोगों को ही मिले। मतलब साफ है, विकास को शहरों से गांवों तक ले जाओ और उसका फायदा राज्य के अपने लोगों को दो। तो आखिर में सवाल वही है कि भविष्य की तस्वीर दिखती कैसी है? ये एक बैलेंस बनाने का एक्ट है, एक रस्सी पर चलने जैसा। एक तरफ तरक्की है तो दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी। चलिए देखते हैं कि आगे का ये रास्ता कैसा होने वाला है। अब एक ऐसी सच्चाई पर नजर डालते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि जिस रफ्तार से हम खुदाई कर रहे हैं, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ का कोयला सिर्फ 36 साल और चलेगा और लोहा करीब 43 साल। ये आंकड़े एक अलार्म की तरह हैं। ये याद दिलाते हैं कि जमीन के नीचे का ये खजाना हमेशा के लिए नहीं है और डेवलपमेंट के हर प्लान में इस सच्चाई को ध्यान में रखना ही होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य इस एक चीज पर टिका है कि वो अपनी कुदरती दौलत को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब सबके विकास में कैसे बदलता है। सालों पुराने झगड़ों को सुलझाना होगा और सबसे जरूरी, अपने ही लोगों के लिए मौके बनाने होंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या 2047 तक पहुंचने के सफर में इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्यावरण की सुरक्षा और सोशल जस्टिस, इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा? उम्मीद है इस पूरी चर्चा ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया। आज हम बात करेंगे भारत के दिल में बसे एक ऐसे राज्य की जो सचमुच विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ घने पुराने जंगल तो दूसरी तरफ देश को रोशन करते विशालकाय इंडस्ट्रीज। जी हाँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। तो सवाल उठता है कि भारत का दिल, उसका केंद्र आखिर है कहाँ? अगर आप नक्शे को देखें तो ठीक बीच में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, जो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। और यहीं से शुरू होती है इसकी अनोखी कहानी। जरा सोचिए, एक तरफ हजारों साल पुराने जंगल हैं और ठीक उनके बगल में खड़े हैं बड़े बड़े स्टील प्लांट्स। एक ओर इसकी जड़ों में बसी है सदियों पुरानी आदिवासी विरासत और दूसरी ओर है तेज रफ्तार से होता विकास। ये दोनों चीजें एक साथ। तो चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बुनियाद को समझते हैं, यानी यहाँ के जंगल और जमीन के नीचे दबे हुए खजाने को। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का 41% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ जंगल है? इसी वजह से ये मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। मतलब एक बहुत बड़ी कुदरती दौलत। और अब इस नंबर पे गौर कीजिए, तीसरा। ये सिर्फ जंगलों के मामले में ही नहीं है जी, छत्तीसगढ़ में देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयले का भंडार भी मौजूद है। यहाँ की खदानों से निकला कोयला पूरे भारत को बिजली और स्टील देता है। आप कह सकते हैं कि ये देश का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। लेकिन कहानी सिर्फ कोयले पे खत्म नहीं होती। छत्तीसगढ़ तो जैसे खनिजों का खजाना है। यहाँ लौह अयस्क से स्टील बनता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और चूना पत्थर से सीमेंट। और एक बहुत ही मजेदार फैक्ट ये है कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। पर ये जो आज का औद्योगिक पावर हाउस है, ये रातों रात नहीं बना। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आज का छत्तीसगढ़ कैसे बना। देखिए, इसका इतिहास बहुत पुराना है। कभी ये मौर्य जैसे बड़े साम्राज्यों का हिस्सा हुआ करता था। फिर 11वीं सदी से कलचुरी राजवंश ने यहाँ लगभग 700 सालों तक राज किया। उसके बाद मराठों और अंग्रेज़ों का शासन आया और आखिरकार 1 नवंबर साल 2000 में इसे मध्य प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा मिला। तो ये कलचुरी थे कौन?
इन्हें है वंशी भी कहा जाता था और ये एक बहुत ही ताकतवर राजवंश थे। इनकी ताकत का अंदाजा आप इनके सोने के सिक्कों से लगा सकते हैं, जिन पर एक शेर और हाथी की लड़ाई दिखाई गई थी। और यही एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ नाम असल में चेदीगढ़ से निकला है, जिसका मतलब है चेदियों का राज्य, और ये चेदी कलचुरी राजवंश का ही दूसरा नाम था। तो सोचिए, इस राज्य का नाम तक इसके गहरे इतिहास से जुड़ा है। लेकिन इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजा तो नहीं होता। छत्तीसगढ़ की असली आत्मा तो यहाँ के लोगों में, यहाँ की संस्कृति में और खास तौर पर यहाँ के आदिवासी समुदायों में बसती है। यहाँ का बस्तर इलाका तो कला का एक जीता जागता म्यूजियम है। ढोकरा आर्ट में मोम की मदद से धातु को खूबसूरत आकार दिया जाता है। टेराकोटा की मूर्तियां इंद्रावती नदी की खास मिट्टी से बनती हैं। लोह शिल्प में बेकार पड़े लोहे से कमाल की चीजें बनाई जाती हैं और काष्ठ शिल्प में मुरिया जनजाति के लोग लकड़ी पर अपनी कहानियां उकेरते हैं। लेकिन जिन समुदायों ने इन कलाओं को जिंदा रखा है, उनका जंगल से एक गहरा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे हमेशा पहचाना नहीं गया। ATRE की रिपोर्ट का ये छोटा सा हिस्सा एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है, इस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए। और इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया वन अधिकार अधिनियम, यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये कानून उन आदिवासी और दूसरे वनवासी समुदायों को उनकी पैतृक जमीन और जंगल के संसाधनों पर हक देता है, जिनकी पीढ़ियां वहीं रहती आई हैं। और इस कानून का असर भी दिख रहा है। अक्टूबर 2021 तक राज्य में 4000 से ज्यादा सामुदायिक वन अधिकार के टाइटल दिए जा चुके थे। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इन समुदायों को अपने जंगलों की देखभाल और प्रबंधन का अधिकार देता है। तो अब तक हमने छत्तीसगढ़ के कुदरती संसाधनों, उसके गहरे इतिहास और उसकी जिंदा दिल संस्कृति को देखा। अब सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर भविष्य कैसा दिखाई देता है। भविष्य इसी संतुलन पर टिका है। एक तरफ छत्तीसगढ़ देश का एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, स्टील हब, बिजली और खनिजों का बड़ा उत्पादक, और दूसरी तरफ यही राज्य प्राचीन संस्कृतियों, कलाओं और भारत के सबसे घने जंगलों में से एक का घर भी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई राज्य अपने गौरवशाली अतीत और अपनी अनमोल विरासत का सम्मान करते हुए एक मजबूत भविष्य कैसे बना सकता है। ये छत्तीसगढ़